चलो ठीक है, तो क्या क्या बता दिया था मैंने? फर्स्ट फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट में शायद छूट गया था। आई की पावर 1 तो तुम्हारा √-1 था, आई की पावर 2 तुम्हारा -1 था, तीसरा आई की पावर 3 इक्वल टू -i आ गया था, चौथा आई की पावर 4 इक्वल टू 1 आ गया था। और इसी के बाद हम फॉर्मूले बना रहे थे आई की पावर 4k प्लस 1, सॉरी सिंपल 4k। अगर आई की पावर 4k होगा तो 1 आएगा, अगर k बिलोंग्स टू इंटीजर हो। 6 आई की पावर 4k प्लस 1, अगर आई की पावर 4k प्लस 1 होगा तो सिंपल सी बात है, ये कितना आने वाला है, आई आने वाला है। रीजन क्या है, रीजन भी समझ सकते हो कि आई की पावर 4k प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, आई की पावर 4k और इंटू आई की पावर 1। तो ये आई की पावर 1, क्योंकि 4k क्या हो जाएगा, 4k को क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 और उसकी पावर k और इंटू आई। तो ये वैल्यू आई की पावर 4 जो है वो 1 होता है, तो उसकी वजह से पावर कितनी भी लगे, 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 होने वाला है, समझ सकते हो तुम, ठीक है। 7th वाला मतलब आई की पावर 4k प्लस 2 अगर होगा तो ये आई स्क्वायर मिलेगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है। हमको ये 4 चीजें तो याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उसी में कन्वर्ट होने वाला है। और आई की पावर 4k प्लस 3, ये आएगा आई की पावर 3, जिसको हम लिखेंगे -i, ठीक है। अब इतने में तुम्हारा सभी पावर्स वाला काम हो जाएगा। इसकी हेडिंग दे दो पावर ऑफ आयोटा, नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी पावरफुल चीज है, पावर ऑफ आयोटा, वैसे है भी, ठीक है। तो इसका नाम दे दो पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी पावर देखे हैं आयोटा के। अब इससे फायदा क्या होगा देखना, अब तुम कितनी भी बड़ी पावर दे लो, अगर मैं तुमसे पूछूं आई की पावर 1 2 3 7 9 2 1 1 और 5 7, ये ले लिया, मुझे इसका आंसर बताओ कि ये कितना आने वाला है। जल्दी से कौन बता सकता है, तुरंत कौन बता सकता है, मतलब आई की पावर 1 होगा, आई की पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस इतना बता दो। आई की पावर 1 2 3 4 क्या होगा, बस टाइप करके मुझे बता दो या फिर अनम्यूट करके बता दो कि आई की पावर 1 2 3 4 चारों में से क्या आएगा। इतनी बड़ी पावर डाल दिया मैंने। सर 1 1 आएगा, क्यों 1 आएगा बताओ। सर, क्योंकि 7 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा, इसलिए सर 3 से होगा। सर 3 या 1 दोनों में से कोई एक आएगा इसमें। सर आयोटा आएगा, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो तुमको ये, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये तुमको ये फॉर्म बनाना, या तो 4k हो, या तो 4k प्लस 1 हो, या तो 4k प्लस 2 हो, या तो 4k प्लस 3 हो। और इसको बनाने का सबसे इजी तरीका होता है, अगर कोई नंबर आई की पावर 4k प्लस 1 होगा तो इसका मतलब इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, इफ 4k प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 4, तो देन रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने दिया था, याद है तुमको, है ना, अभी तुम्हारे इसमें दिया हुआ था एक क्वेश्चन, 3n प्लस 2 दिया था, ये जानबूझ के दिया हुआ था इसके लिए, ठीक है। तो 4k प्लस 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, सेम 4k प्लस 2 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और इसको रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो कुल मिला के हर एक पावर को, कोई भी पावर हो उसको तुम 4 तरीके से लिख सकते हो, 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3। 4k प्लस 4 फिर से 4k में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। याद करो, कभी ना कभी तुमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, अगर जब भी 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है। ये और अच्छा इजी काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 2 नंबर पकड़ो, लास्ट के 2 नंबर जहां पे रुके हो, है ना, डेसिमल नंबर, यूनिट नंबर, उसको डिवाइड कर दो 4 से। तो जब इसको डिवाइड करोगे 4 से तो 56 कंप्लीट जाएगा तो बचेगा आई की पावर 1, मतलब आंसर आ गया आई। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दूं, अब तुम तैयार होंगे, अब तुम बता सकते हो 7 9 9 9 2 7 9 4 11 13 15, ऐसा कुछ ले लेते हैं, क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो।
अनम्यूट करके बोल दो, अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके माइनस रखो, आयोटा। देखते कौन जल्दी बताता है। यस क्या आएगा? माइनस आयोटा। मतलब आई की पावर 3। यस अब इस बार आर्या बताएगी सबसे पहले। 277532157 इसका बताओ, जल्दी से बताओ। तुमको कुछ नहीं करना, लास्ट के नंबर को 4 से डिवाइड करना है, बस इतना छोटा सा काम। बोलो आर्या, अनम्यूट करके बोलो। अरे कौन बताएगा? मुकुल बोलो, क्या आएगा? यस सर बता रहा हूँ। हाँ, आर्या कितना आएगा? आवाज ही नहीं पहुंची मेरे तक। चलो मैसेज के थ्रू बताओ, शायद कभी नेटवर्क वाला दिक्कत भी होता है इसलिए भी आवाज नहीं आती होगी। 79 है। अरे इतना टाइम कैसे लगा सकते हो? 79 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 80। 84 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये आई की पावर 3 आएगा, है ना? तुम क्या दो नंबर को 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो? इतना टाइम लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही है, आर्या ने आंसर सही दिया था, वो बोल उसकी आवाज नहीं आ रही थी बस। ठीक है, समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस आई की लास्ट की पावर से मतलब है, और कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, 4 से डिवाइड करो, ऐसा करो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने आराम से हो जाएगा। 79921 ये ले लेते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तुमको थोड़ी कुछ देखना है, नंबर पहले कितना है क्या फर्क पड़ता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कैसा था, लास्ट में कैसा है वो देखना है बस। 92। सर 1 92 तो 4 से डिवाइड होता है, मतलब आई की पावर क्या हो जाएगा? 0। मतलब आंसर आएगा 1। यस 1 सर। मत लिख देना, आई की पावर पूरा डिवाइड हो गया तो पावर 0, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो पावर 0 या पावर 4 लिख सकते हो, दोनों केस में आंसर बनाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन बताएगा? 1/i की पावर 11, इसका आंसर बताओ। 1/i की पावर 11 का आंसर बताओ, क्या आएगा? सर आई की पावर -3 i की पावर -3 i की पावर -3, मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो कि इसको तुमने पहले ऊपर लाया, यस सर। पहले -11 लिखा, फिर इसको क्या लिखोगे? i की पावर क्या लिखोगे? -12 + 1 लिख सकते हो, यस सर। है ना? तो ये आ जाएगा i की पावर 1। गड़बड़ हो गया तुम्हारा तरीका, है ना? कुछ और बताया था तुमने, और कोई बड़ा नंबर रखते, 1/i की पावर 1 2 7 9 2 1 1 और 7 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो क्या करोगे? इस पूरे को ऊपर लाओगे, इस पूरे को ऊपर लाने से अच्छा है आई की पावर -17 को ऊपर लाओ। आयोटा क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ आयोटा क्यूब। हाँ, मतलब देखो इसको ऊपर ला सकते हो, लेकिन इसको ऊपर लाओगे तो थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब तुमको सोचना पड़ेगा हम क्या लें। अभी मुझे समझ में आ रहा है, मैं -20 + 3 लूंगा तो मेरा आंसर आएगा आई की पावर 3, लेकिन इसी चीज को तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और कर सकते हो। इसको 1/i की पावर 17 मान लो, क्योंकि लास्ट की पावर ही हमारे मायने रखती है, उसके पहले क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया आई की पावर 17, है ना? अब ये आई की पावर 17 हो गया है, तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये मल्टीपल ऑफ 4 बन जाए? ध्यान से समझना, हम ऊपर नीचे आई की पावर क्या क्या आई की पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो? आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4 अलाउ नहीं है, क्योंकि 1 आई की पावर 4 1 1 होता है, वही आ जाएगा। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें इस नंबर में कि ये क्या हो जाए? नीचे आई की मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए। ये 17 है तो हमको आई की पावर 3 लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे। मैंने 3 मल्टीप्लाई क्यों किया है समझ रहे हो? क्योंकि नीचे बन गया 17 के साथ 3 ऐड हो गया, तो वो आई की पावर
20 हो गया, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, और मल्टीपल ऑफ 4 होने का मतलब है वो 1 हो गया। ये दिखाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन तुम इसको आराम से देखो, यहीं पे समझ गए हो। इसके बाद तुम यहाँ पे डायरेक्ट आई की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि पता है अगर इसमें +3 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया आई की पावर 3। मेरी बात समझ में आई या नहीं बताओ मुझे। इसका आंसर देंगे मुकुल, इसका आंसर देना तुम। आई की पावर 279, इसका आंसर बताओ। मुकुल, पाखी, सर आई आ जाएगा। कैसे आया? क्योंकि देखो तुमने देखा 79, मतलब दिमाग में क्या चला होगा, आई की पावर 79। अब इसमें अगर हम एक आई को ऊपर और एक को नीचे देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 हो गया, तो ये आई आ गया आंसर। समझ गए? इतना इजी है। तो अगर नीचे पावर हो तो उसको कंप्लीट बनाने की कोशिश करो, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मतलब अगर 1/i की पावर 4k + 1 होगा तो हमारा आंसर आएगा i की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 4k + 1 है, एक चीज। दूसरा 1/i की पावर 4k + 2 दिख रहा है, मतलब रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा i की पावर कितना, 2। और अगर 1/i की पावर 4k + 3 दिख रहा है, मतलब i आंसर आ जाएगा। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया 1/i की पावर जो भी नंबर था 279, तो हम इसको पहले यहीं पे 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको यहीं पे 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमको i की पावर 3 मिल गया। तो i की पावर 3 मतलब आ गया i। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये याद रख लो। अभी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया, लेकिन याद रख लो 1/i³ = i हो गया, और कभी 1/i का स्क्वायर आ गया तो वो i का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और 1/i आ गया तो वो i का क्यूब होगा, मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, i और i³ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और 1/i³ और i, मतलब समझ गए, i और i³ एक दूसरे का रेसिप्रोकल, और 2 और 2 4 बनना चाहिए, बस मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, ये 1 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो i की पावर 4 = 1 है। अब i की पावर 4 को तुम अलग अलग दो पार्ट में कैसे भी कर सकते हो। i की पावर 4 है, ये होता है 1। अभी तुमने i × i³ लिख दिया 1, तो i = 1/i³ हो जाएगा, या फिर i³ = 1/i हो जाएगा, और तुम लिखते हो i² × i² = 1, तो इससे तुम्हारा क्या आएगा, 1/i² = i²। समझ रहे हो बात को? थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, नोट कर लो इसको, यस सभी चीजें नोट कर लो फटाफट। यस सर। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। और कोई दिक्कत तो नहीं है, आई की पावर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब
अगर रेंडमली में कोई भी क्वेश्चन दूं तो बनना चाहिए, है ना? यस सर। बाकी लोगों का नोट करके हो गया? आर्या नोट कर लिया? चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है z इक्वल टू ए प्लस बी आई। किस तरीके से लिखते हैं? a प्लस बी आई। ठीक है, इसमें जो a होते हैं और b होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। a और b क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, a प्लस बी आई में जो a और b है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो a होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अब ये a प्लस बी आई कहां से आया? तो मैंने अभी तुमको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टर। तो इससे x की वैल्यू मिली थी -1 प्लस √3i/2, और एक मिला था x इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। तो इसी को, ये ओमेगा था, तो -1/2 प्लस √3/2i लिखोगे तो ये तुम्हारा फॉर्म बन गया a प्लस बी आई का। समझ में आया? ये a हो गया और ये i जिसके साथ है वो पार्ट b हो गया। तो हर एक नंबर को तुम a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से और उसको दिखाते हैं a प्लस बी आई। a का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। जैसे मैंने कल बताया था तुमको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें रियल नंबर आता है और नॉट रियल नंबर आता है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसके साथ आयोटा जुड़ा होता है, वो तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है। तो उन दोनों जेड में दोनों चीजें होती, ये मत सोचना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज है, इमेजिनरी नंबर अलग चीज है। इमेजिनरी नंबर, जित ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, पर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 की बात करता हूं, सिंपल 2 एक रियल नंबर है, तो 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर 2 बोलेंगे, अगर तुम किसी से बोलोगे क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलेगा नहीं। मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं 2 तो रियल नंबर है। तो ये कैटेगरी बना हुआ है और लोगों को ये गड़बड़ लगता है, बहुत टीचरों को लगता है 2 जो है तुम्हारा क्या है? सिंपल रियल है। तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर लिख लेते हैं, यहां पे छाप देते हैं, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी इमेजिनरी नंबर, समझ जाना मेरे ये क्या लिखा हो ना, इमेजिनरी लिखा हो, इमेजिन नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, CN कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ना रियल है, ना एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, दोनों को मिक्स करके बनता है। अभी हम और अच्छे से गहरे से इसको समझेंगे। ठीक है, और बी जो है वो तुम्हारा है, अच्छा ए रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो इसको हम लिखते हैं RE ऑफ जेड। क्या लिखते हैं? RE, रियल के लिए RE ऑफ जेड मतलब ए हो गया। बी को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ, रियल ऑफ जेड लिख दिया है मैंने, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या लिखोगे? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ध्यान देना, आई नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बी लिखा है, आई का कोफिशिएंट, वो भी रियल है। ए और बी दोनों रियल है, और ए तुम्हारा हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड जिसके साथ आई नहीं लगा, और जिसके साथ आई लगा है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। और इसको लिखना है, इसको क्या लिख सकते हो तुम? इमेजिनरी के लिए हम IM यूज करते हैं, ये IM, जैसे रियल की RE उसे इमेजिनरी के लिए IM। तो कहीं IM ऑफ जेड लिखा है मतलब समझ जाना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात हो रही है। ठीक है, रियल ऑफ जेड इक्वल टू A एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू B, जो I के साथ है। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कुछ चीजें इसके बारे में, A प्लस बी आई के बारे में बता दिया। A और B बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर।
केस फर्स्ट देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a इक्वल टू 0, अगर हमने ले लिया a इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि हमने रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अगर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 लिखा है, देन z जो है, ये जो z है, z में a प्लस बी आई था, हमने a को 0 कर दिया तो बचा क्या, बी आई, है ना। z इक्वल टू क्या बचा, बी आई। ठीक है, तो रियल z जो है वो 0 कर दिया, तो z हमारा हो गया प्योरली रियल, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी प्योरली रियल नहीं, प्योरली इमेजिनरी, सॉरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ गए। अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है, जिसका रियल पार्ट ये है ही नहीं, तो समझ लो कि जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, z इक्वल टू 2i √3i 7i -7i, समझ में आ रहा है, जिसके साथ i जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब। अच्छा, ये भी लिख सकते हो, अंडर के अंदर कुछ भी लिख दो और बस माइनस लगा दो, -7 √7, ये क्या हो जाएगा, √7 और ये i हो जाएगा। पता है ना, माइनस को हटाना चाहते हो तो अंडरवुड में माइनस को हटा दो और बाहर लिख दो i। पता है कैसे आता है, रीजन समझ में आ रहा है कैसे आता है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं -1, और ये √7 तो रहेगा और ये -1 का जो अंडरवुड है वो i हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। समझ गए, पहला केस समझ में आ गया। इसको हटा रहा हूं मैं समझाने के लिए बताया था। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, इसका केस 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं रहा तो तुमको समझ में आ रहा है क्या बन जाएगा, सिर्फ a बचेगा। मतलब एग्जांपल समझो 2 5 7 9 जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, तो z क्या हो जाएगा, देन z इज प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, ध्यान देना, और क्या बोल सकते हो, मस्त वाली बात, प्योरली रियल बोल दो या रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे लोग हैं जो यही बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब अगर 2 5 3.9 पाई ये सब कब के बारे में बोलेंगे तो ये बोलेंगे रियल नंबर है, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। सुनने में और पचाने में दिक्कत होगी तुमको, है ना, तुमको लगेगा सर ये पाई तो रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, ऑल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल, है ना, पर एवरी या ऑल बोलो, ऑल रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल इमेजिनरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो दोनों को मिला के बना है। जैसे हम बोलते हैं ना, ऑल रेशनल नंबर इज रियल, ऑल इरेशनल नंबर इज रियल, पर ऑल रियल नंबर इज नॉट रेशनल, या ऑल रियल नंबर इज नॉट इरेशनल। इसको देख के तुमको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है, थर्ड वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही मजेदार है। इफ b नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखा है मैंने, b नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी नंबर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ क्या लिखा है कि b नॉट इक्वल, a कुछ भी हो सकता है, a के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं कि b 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, मतलब वो रियल नंबर नहीं हो रहा है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देन z इज कॉल्ड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ रहा है। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझो, ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो 0 है, हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 नंबर दिख रहा है, 0 है ये 0,
जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो आई के हिसाब से हम इसमें जानते हैं कि इसमें ए की वैल्यू जीरो है। ए क्या है, अगर मैं जीरो प्लस जीरो आई की बात करूं तो यहाँ पे ए मतलब इमेजिनरी पार्ट, अगर इस नंबर के बारे में बोल रहा हूं, ये जेड है तुम्हारा, तो इसमें तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है। इस वजह से ध्यान देना, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ये वाला जेड होता है तो प्योरली इमेजिनरी है, तो इस नंबर को मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकता हूं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है सही है। और साथ में जीरो प्लस जीरो आई, इस वाले केस में जो तुम्हारा इमेजिनरी ऑफ जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, ऐसा नहीं ना, इक्वल टू जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। मतलब ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और प्योरली रियल भी है। क्या है ये, प्योरली रियल भी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी, मतलब एक ऐसा नंबर जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्योंकि देखो a इक्वल टू जीरो लिखने पे उसने ये नहीं बोला कि b क्या होना चाहिए, b के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, और b इक्वल टू जीरो पे a के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो b इक्वल टू जीरो हुआ, इसका मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ठीक है। और अगर a इक्वल टू जीरो हो गया तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस केस में ध्यान देना, जो z है जीरो प्लस जीरो आई, इसमें क्या थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, बी नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, बी तो जीरो है, इसका मतलब इट इज नॉट इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये जो जेड है वो प्योरली इमेजिनरी है पर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। मतलब अगर शॉर्ट में बोले तो जीरो प्लस जीरो आई इज इमेजिनरी, सॉरी इज प्योरली इमेजिनरी। सुनना अच्छे से सुनना, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वाला स्टेटमेंट बनेगा। जीरो प्लस जीरो आई या सिंपल जीरो लिख दो, जीरो प्लस जीरो आई या जीरो, है ना, जीरो प्लस जीरो आई जीरो ही तो होता है, ठीक है, इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। बड़ी गहरी बात है, समझो, सोचो, अगर ये अभी तक तुमने नहीं पढ़ा होता और ये वर्ड एग्जाम में आता, बस ये पूछा होता कि जीरो जो है वो इज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी, क्या तुम इस सेंटेंस पे ट्रू वाला टिक लगाते क्या, सोच के देखो। जीरो प्लस जीरो आई इक्वल टू जीरो है, इज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी, तुमको लगता है कि ये तो फालतू लिखा हुआ है, यही लगता है तुमको, लगता है ये मिसप्रिंट है। कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है लेकिन इमेजिनरी नहीं हो सकता। कितनी खतरनाक बात है, किसी से पूछ के देख लेना कि कोई नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो क्या वो इमेजिनरी होगा, या जीरो के बारे में पूछना, जीरो क्या है, क्या जीरो प्योरली इमेजिनरी है या जीरो इमेजिनरी है या जीरो प्योरली रियल है। रियल तो है, प्योरली रियल है, मैंने बता दिया, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इमेजिनरी नहीं है। समझ पा रहे हो बात को, मतलब सोच के देखो, ऐसा नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है लेकिन इमेजिनरी नहीं है, कितना खतरनाक नंबर है ये। प्योरली सोचो, तुम खुद से सोचोगे जो नंबर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है वो तो इमेजिनरी होगा ही होगा, लेकिन नहीं, यहां देखो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये जो तीन डेफिनेशन है, तीन केस है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी प्योरली इमेजिनरी नहीं है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी तो है लेकिन इमेजिनरी नहीं। नोट कर लो उसको। यस सर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो रेड कलर में, जीरो इज
only complex number which is purely imaginary but not imaginary। बड़ा मस्त मजेदार नंबर, मजेदार स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना। दस मिनट। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। इस बार मतलब सही बोला जाए तो जो 11th वाले बच्चे वो और ज्यादा लकी है, 12th वाले भी अगर जो इस क्लास में भी आ रहे हैं साथ में वो भी बहुत लकी होंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछले साल में और इस साल में काफी डिफरेंस दे दिया है। जैसे आकांक्षा हो गई, पाखी हो गई, ये पिछले साल भी मैंने थोड़ा बहुत 11th पढ़ाया था इनको, ठीक है, लेकिन उनको समझ में आ रहा होगा। उस समय मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, लेकिन ये बेसिक चीजें मैंने अभी अभी ऐड की है। मैं बोला ना, मैं हर साल अपनी चीजें ऐड करते जाता हूँ, नई नई चीजें उसमें डालते रहता हूँ। हर साल इंप्रूवमेंट होता है, हर साल नहीं, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहेगा। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तुम्हारा, ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, अगर कंप्लीट हो जाता है, हो ही जाएगा, तो उसके बाद मैं तुमको 1 महीने पूरा सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर ये बताऊंगा कि कैसे तुम 1 मंथ में जो क्रेश कोर्स, तुम्हारा अलग से एक क्रेश कोर्स लूंगा, और वो क्रेश कोर्स ऐसा होगा कि उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में अभी तक कैसे आए हैं और तुमको कैसा ट्रिक लगाना है या कैसे ट्राई करना है, वही सब चीजें पढ़ेंगे। मतलब उस समय सिर्फ एग्जाम के हिसाब से चलेगा, अभी भी एग्जाम के हिसाब से, लेकिन अभी कैसा है कि हमको हर एक थ्योरी और चीजें पढ़ना पड़ेगा। फिर उस समय जो जो एग्जाम में आया है उसके हिसाब से हम एक अलग क्लास बनाएंगे और उसको लेंगे, वो बहुत मजेदार रहेगी। मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा है कि वो 1 महीने की क्लास, अगर पूरे 2 साल तुम ये क्लास करते हो, 11th वाले या 12th वाले पूरे 1 साल 11th और 12th दोनों कंप्लीट करते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि वो लास्ट के 1 महीने में उनका, अगर सोचो कि तुम्हारा जनवरी में एक पेपर हुआ है, उसमें कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए, और जनवरी से फरवरी के बीच में मैं अगर पढ़ाता हूँ वो 1 महीने, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर उसके लिए, उस चीजों को समझने के लिए हमको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, चलो नोट कर लिया सबने, जल्दी यस बोलो। सर, सर कर लिए। चलो इसको हटा दूं, सभी लोग बताओ जल्दी से। आर्या, मुकुल, आखी, हाँ सर हटा दी। आकांक्षा, सबने नोट कर लिया, चलो ठीक। चलो कुछ नोट करते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो नोट कर लेते हैं, समझ जाओगे ये सब चीजें, ठीक है। 5 मिनट बचा हुआ है। 0 या फिर 0 + 0i, ठीक है, इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे हो, अगर कोई जेड है उसमें 0 लिखोगे या तो जेड ही आने वाला है, या 0 + जेड लिखो। समझ में आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 1 × जेड लिखो या जेड × 1 लिखो, समझ सकते हो, ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, -z जो है, -z इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव, समझ गए होंगे, इनवर्स। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 1/z इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव।
इनवर्स, है ना, ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आई, ठीक है, इसके लिए z बार इक्वल टू होता है a माइनस बी आई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका मतलब इसको बोलते हैं z बार। तो कॉन्जुगेट ऑफ z, अगर तुम्हारा z है a प्लस बी आई, तो उसका कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब z बार जो होगा वो a माइनस बी आई आएगा, ठीक है। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं या z ये लिख सकते हैं या zc लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई होगा, लेकिन मैक्सिमम हम ये यूज करते हैं। कभी ये यूज कर ले या ये दिखा दे तो हम समझ जाएंगे कि वो इसके बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि हम उसमें इनइक्वेशन पढ़ेंगे, इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। ये जो मेरे बच्चे हैं 12th वाले जो बच्चे, उनने 11th में भी मेरे से इनइक्वलिटीज पढ़ी हुई है, लेकिन इस बार हम उसमें और ज्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब जो पिछले क्लास में भी इनइक्वलिटीज पढ़ी है, जिनने 11th में भी पढ़ी है, उनको भी इस बार 12th में इनइक्वलिटीज पढ़ना है, क्योंकि जो पिछले बार पढ़ाया था मैंने बुक से पढ़ाया था, सीधे आर.डी. शर्मा पकड़ा था और पढ़ा दिया था, लेकिन इस बार मैंने अपने नोट्स बनाए, ठीक है। मैंने पिछले बार सिर्फ बुक पकड़ा और बुक से पढ़ा दिया हूँ, सबको पता है, जिसके पास भी आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव होगी मैंने उससे पढ़ा दिया था। लेकिन इस बार उस बुक से भी हटकर हमने बहुत ऊपर उठ के बहुत सारी नई चीजें देखी, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन के हिसाब से जरूरी है या तुम्हारे लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी इस बार मैच भी करके देखना, जो मैं पढ़ाऊंगा इस बार इनइक्विटीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो कितनी मजेदार होने वाली है, बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। और मजा तब ज्यादा कंपैरिजन में तब मजा आएगा जब कहीं पे तुमने किसी और से इनइक्विटीज पढ़ी हो, उसके बाद अरे मेरे से पढ़ने वालों को भी और मजा आएगा, तो समझ लो बाकी लोगों से पढ़े होंगे तो उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल कोई भी मत छोड़ना, और बाकी जो 7 वाले हैं उनको भी बोलो कि भाई नेक्स्ट वाली क्लास तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये बहुत जरूरी क्लास होगी, बहुत 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 ज्यादा जरूरी, मजा आने वाला है इसमें, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यस सर, है ना, और फुल एंजॉय करेंगे हम लोग उस क्लास में। मतलब 2, 3, 4 क्लासेस 5 क्लासेस मैं इनइक्विटीज पे लूंगा, लेकिन वो सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, आज की शीट बना के देता हूँ मैं, ठीक है, डीपीपी देता हूँ, जितना हो पाता है आज, जितना भी अपन क्वेश्चन बना के दे सकते हैं मैं दे दूंगा। चलो टाटा बाय बाय, क्लास क्लोज कर रहा हूँ, नोट कर लो, तब तक जल्दी से नोट कर लो, नोट हो गया उसके बाद ही जाना, 1 मिनट बचा हुआ है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करके जाओ। यस सर।